मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 20 साल है। हर रोज की तरह आज भी मैं राशन वाले की दुकान पर बाजरा का आटा लेने के लिए आई हुई थी, जबकि दुकानदार मुझे शक की नजरों से देखते हुए सवालिया लहजे में बोला था, अरे बेटा, ये रोज रोज 5 किलो आटा जाता कहाँ है? तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? जबकि मैं फौरन गड़बड़ा गई थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि चाची 5 किलो बाजरे का करती क्या है। मैं सिर नामे हिलाते हुए बोली थी, आप मुझे बाजरा दे दें, ये आपका मसला नहीं है कि हमारा आटा जाता कहाँ है। मैं गुस्से में बोली थी, जब से मैंने अपने माँ बाप को खोया था, तब से मेरा रवैया हद से ज्यादा बिगड़ गया था। कोई मुझसे प्यार से बात भी करता था तो भी मैं इस तरह ही मुंह तोड़ जवाब दे दिया करती थी। वो दुकानदार बुरी तरह गड़बड़ाया था और फौरन ही मुझे 5 किलो आटा थमाते हुए बोला था, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था, तुम बुरा नहीं मानना। मैंने अपना सिर झटका था। मैं बेवजह की बातें बनाने की आदत नहीं थी, इसलिए उसकी दहलीज पर पैसे रखकर चुपचाप अपने घर की तरफ आने लगी थी। मगर यह सवाल वाकई हैरान था, ये 5 किलो आटा जाता कहाँ था? कई बार तो मैंने भी चाची से इस बारे में पूछने का सोचा था, लेकिन फिर मैं ये सोचकर चुप हो जाती थी कि मैं उनके बलबूते ही इस दुनिया में जिंदा हूं। अगर मैं उनसे सवाल जवाब करने खड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझ पर सिवाय गुस्सा करने के और कुछ नहीं करेंगी। वैसे भी वो काफी बेजिम्मेदार थीं, उनको बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं आता था। सारे घर का काम वो मुझसे करवाती थी और उनके माथे पर एक शिकन नहीं आता था। न वो मुझे नर्म निगाहों से देखती थी। मैं अपने सारे ख्यालात झटक कर घर में दाखिल हुई थी। वो बेचैनी से दरवाजे पर ही ठहल लगा रही थी। उनकी आदत में शुमार था, जब भी वो मुझे बाजरे का आटा लेने के लिए भेजती थी, पीछे से उनकी यही कंडीशन हो जाया करती थी। मैं उन्हें आटा थमाते हुए बोली थी, चाची, मैं अब दोबारा इस दुकान पर नहीं जाऊंगी, मैं किसी और से ले आऊंगी। बेवजह वो मुझे घूरता है और अजीब अजीब सवाल करता है। मेरी बात सुनकर चाची गुस्से से बोली थी, तुम्हें जितना कहा है उतना ही करो, बेवजह के फैसले करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मुझे उस दुकानदार पर भरोसा है, वो अच्छा सामान ही देगा, इसलिए वहीं से तुम लेकर आना। अगर तुमने जरा भी दुकान बदलने की कोशिश की तो याद रखना, कोमल, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आंखें बड़ी करते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि मैं हैरान होकर उनको बेबस देख रही थी कि आखिर इस दुकानदार में ऐसा क्या है जो वो बार बार मुझे इस दुकान पर ही भेजती है। आटा तो हर जगह एक जैसा मिलता है। कई दुकानें मेरे रास्ते में पड़ती थीं, जहां से मैं आसानी से लेकर जल्द घर पहुंच सकती थी, लेकिन चाची ने सख्ती से माना कर रखी थी कि तुम इस फलां दुकान से ही आटा लेकर आओगी। कई बार मेरे दिल में जिज्ञासा भी जागा था कि मैं चाची से यह सवाल करूं कि आप इस 5 किलो आटे का करती क्या है, मगर मैं हमेशा ही उनके गुस्से से डर जाया करती थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी। चाचू और चाची ने ही मुझे पाल पोसकर बड़ा किया था। हाँ, चाची गुस्से की तीज थी, घर के सारे काम मुझसे करवाती थीं, लेकिन एक बात थी, उन्होंने मेरी मासी या ताया जी की तरह मुझे दुनिया के धारे पर नहीं छोड़ा था, बल्कि मेरे सिर पर हाथ रखा था और मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आई थी। मुझे कमरे में आए हुए अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब अचानक चाचू के कमरे से एक चीख की आवाज आई थी। मैं बुरी तरह से डर गई थी और कमरे की तरफ भागी थी, क्योंकि इस चीख से साफ जाहिर था कि कोई हादसा पेश आ गया है। मैं अंदर दाखिल हुई तो पूरा बाजरे का आटा जमीन पर बिखरा हुआ था और चाची सहमी हुई कोने में खड़ी हुई थी। उनकी हालत को देखकर मैं बुरी तरह से घबराई थी और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली थी, क्या हुआ चाची, सब ठीक है? जबकि वो ऐसी हो गई थी जैसे कोई मुजस्सा हो। मैं उन्हें दोबारा झंझोड़ते हुए बोली थी, जब अचानक उन्होंने मेरे मुंह पर एक झनाटेदार थप्पड़ मारा था और मुझे देखते हुए गुस्से से बोली थीं, दफा हो जाओ मेरे कमरे से, और यहां आने की जरूरत नहीं है। उनके लहजे की धार मुझे कांपने पर मजबूर कर गई थी। मैं बेयकीन निगाहों से अपनी चाची को देख रही थी, जब अचानक वो मुझे अपने कमरे से धक्का देते हुए बोली थीं, समझ नहीं आ रहा तुम्हें कोमल, जाओ यहां से। ये कहते ही उन्होंने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया था, जबकि मैं हैरानी के समुंदर में डूब गई थी कि अचानक से उनको हुआ क्या है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थीं और चुपचाप अपने कमरे में गई थीं, लेकिन अब अचानक से उनका ये रिएक्शन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था। मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा हो गए थे और मैं अपने आप को समझाकर कमरे में आ गई थी। मुझे अपने माँ बाप बहुत याद आ रहे थे। आज अगर वो जिंदा होते तो कभी भी मेरे साथ इतनी बदसलूकी नहीं होती। मैं घुटनों में सिर देकर जोर जोर से रोने लगी थी। मैं तो उनका ख्याल करके ही उनके पास गई थी, मगर जो उन्होंने मेरे जाने पर जाहिर की थी
वह मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे चुका था। थोड़ी देर गुजरी थी जब अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं जो रोने में बिजी थी, हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखा था जब अचानक एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी गई थी। मैं खामोशी से अपनी जगह से खड़ी हुई थी और दरवाज़ा खोल दिया था। सामने चाचा खड़े हुए थे। वो मुझे देखते हुए सादा लहजे में बोले थे, जाकर अपनी चाची का कमरा साफ कर दो और खबरदार के तुम कभी भी इस दुकानदार से उलझी। मुझे मालूम हुआ है तुम उसके साथ बदतमीजी से बात करके आई हो। मैंने हैरान होकर चाची को देखा था। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि वह मुझसे किस तरह बिहेव किया था, लेकिन चाची का थप्पड़ मारना मेरे लबों पर चुंबक और लोहे जैसा था। मैं खामोशी से चाची के कमरे में आई थी, जबकि चाची कोने में बैठी लगातार आंसू बहा रही थी। वह ऐसा क्यों कर रही थी, मेरी समझ से बाहर था। वह 5 किलो के आटे के गिरने से रो रही थी। मैं हैरान हो गई थी। वह तो रोज ही 5 किलो बाजरे का आटा मंगाती थी। अगर उन्हें इतना ही इस रोटी खाने का शौक था तो रोजाना के आटे से भी कुछ कर सकती थी, मगर उनका रो रोकर बुरा हाल हो गया था, जबकि चाचा खामोशी से एक कोने में खड़े हुए थे। मैं तो इस बात पर हैरान थी कि मेरे चाचा काम से इतनी जल्दी कैसे आ गए, वरना वह सुबह सवेरे ही निकल जाया करते थे और रात देर से घर वापस आते थे। काफी देर तक मैं इस आटे को साफ करती रही थी और फिर खामोशी से किचन की तरफ लौट गई थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि दोपहर का खाना चाचा अब हमारे साथ ही खाएंगे। इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी सब काम निपटाने थे। चाची का हाल देखकर मुझे समझ आ गई थी कि वह अब कोई काम नहीं करेंगी। उनकी हालत को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आटा नहीं, बल्कि कोई इंसान गिर गया हो और उसे काफी चोट लग गई हो। मैं अजीब कश्मकश में फंस गई थी कि ऐसा भी इस आटे में क्या था जो चाची इस तरह रो रही थी। काफी देर दिमाग लड़ाने के बाद भी मेरे पास कोई जवाब नहीं मिला था। मैंने सारे बातों को साइड किया और अपना ध्यान काम में लगाकर जल्दी जल्दी खाना तैयार करने लगी थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक चाचा किचन में आए थे और मेरी तरफ देखते हुए बोले थे, घर साफ कर लेना, मैं तुम्हारी चाची के साथ एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूं, तो तुम्हारी चाची का कहना है कि उनके 2 सूट भी प्रेस कर देना। मैंने सिर को हाँ में हिलाया था और चाचों को देखते हुए सवालिया लहजे में बोली थी, सब ठीक है ना, आप खाना खाएंगे? उन्होंने महज सिर को ना में हिलाया था और वहां से चले गए थे, जबकि मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अचानक क्या हो गया है। महज एक आटा गिरना उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों दे रहा है? आखिर इस आटे के पीछे कोई राज है या फिर कुछ और बात है? मैं यही सोच सोचकर हलकान हो गई थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खाना तैयार किया था और प्लेट में डालकर कमरे में आ गई थी। मेरा दिमाग घोड़े की रफ्तार की तरह काम करना शुरू हो गया था। कुछ सोचकर मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू किया था। चाचा और चाची घर से चले गए थे। अब घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं ही मौजूद थी। मैं किसी एहसास के तहत चाची के कमरे में आई थी। न जाने क्यों मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ था कि यकीनन इस आटे के पीछे कोई राज है जो चाची सबसे छुपा कर रखती है, और आज इस आटे का गिरना उन्हें कुछ और ही अंदेशा दे चुका है। यही सोचकर मैंने पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी थी। बेशक यह एक गैर एतिकी काम था, मगर मेरे दिल में जिज्ञासा ने डेरे डाल लिए थे। अगर आज मैं इस राज से पर्दा न उठाती तो मैं सुकून से सांस भी नहीं ले पाती। बचपन से मेरी आदत थी, अगर कोई बात मुझे मालूम हो जाए और वह भी अधूरी, तो मुझे बेचैनी हो जाती थी और जरूर इस राज का पता करके ही दम लिया करती थी। मगर मेरा पूरा कमरा तलाश कर लेना भी बेकार ही गया था, क्योंकि कमरे में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था जो शक लगने वाला हो। मैंने खामोशी से अपना सिर झटक दिया था और चाची के कपड़े निकालकर इस्त्री करना शुरू कर दी थी, मगर अभी तक मेरे दिमाग में वही बातें घूम रही थीं। मेरा आटा लेकर आना, फिर इस आटे का गिरना, चाची की दिल खराश चीख और फिर उनका मेरे मुंह पर थप्पड़ मारना। यहां तक तो सब ठीक था, मगर फिर उनका रोना मेरी समझ से बाहर था। चाचा हमेशा दिन के वक्त ही घर आते थे जब कोई बड़ा मसला पैदा हो जाता था, और यकीनन इस बाजरे के आटे के पीछे भी कोई बड़ी वजह ही मौजूद थी। उनके कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने तुरंत आंगन साफ किया था और वहीं बैठकर सोच विचार करने लगी थी। शाम के 5 बजे चाचो और चाची थके हारे घर में दाखिल हुए थे। मैंने तुरंत दोनों के सामने पानी लेकर गई थी। दोनों के पांव ही मिट्टी से अटे हुए थे। मैं हैरान हो रही थी कि यह लोग कहाँ गए थे, मगर मैंने कोई भी सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि चाची को बिल्कुल भी ऐसी बातें पसंद नहीं थीं। उनका कहना था कि हम कुछ भी करें, तुम कोई नहीं होती सवाल जवाब करने वाली। और इस बात का मैं भी बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वो मेरे माँ बाप थे, मैं उनकी माँ बाप नहीं थी।
मैंने तुरंत उनके लिए पानी लाने के लिए चली गई थी। ठंडा पानी पीने के बाद चाची ने मेरी तरफ एक निगाह डाली थी और मुझे देखते हुए बोली थी, आज तो मैं तुम्हारी इस कोताही को माफ कर रही हूं, लेकिन इसके बाद अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई भी गलती करने की कोशिश की तो याद रखना कोमल, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, बल्कि इस घर से तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी। उनका अंदाज देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गई थी और उन्हें देखते हुए सवालिया लहजे में बोली थी, क्यों चाची, मैंने क्या किया है? मेरा लहजा डरा सहमा था, क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज से मुझे बात किया था वह मुझे बहुत अजीब लगा था। मेरे पूरे वजूद में कपकपी दौड़ गई थी। उन्होंने मुझे देखते हुए बहुत ही अजीब लहजे में बोला था, तुमने जिस तरह इस दुकानदार से बात की है उसने हमें सब बताया है, ख्याल करना कोमल, मैं अब तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत न सुनूं। जबकि मैं बिल्कुल चुप थी। मैंने तो महज इसको यही कहा था कि यह तुम्हारा मामला नहीं है, तुम मुझे हटा दो। और ये बात चाचू और चाची को इतनी बुरी लग गई थी कि एक मेरी टांगें तोड़ने के लिए तैयार था तो दूसरी मुझे घर से निकाल रही थी। मैंने चुपचाप सर झुका दिया था, क्योंकि मैं इन दोनों के सामने ही जबान नहीं चला सकती थी। मैं उनके रहम और करम पर रह रही थी। अगर मैं जरा भी इन लोगों के खिलाफ जाती तो मैं ही अपने घर से बेघर हो जाती। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली थी, जाओ जल्दी से रात के खाने की तैयारी करो, इतना ज्यादा थका देने वाला सफर था, मेरी कमर अकड़ गई है। ये कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि चाचू भी उनके पीछे पीछे ही गए थे। मैंने इन दोनों की पीठ को गहरी निगाहों से देखा था। न जाने क्यों मुझे अब अपने चारों ओर खतरा महसूस हो रहा था। आखिर इस बाजरे के आटे के पीछे क्या वजह थी, और वो दुकानदार इन लोगों के लिए कब से इतना ज्यादा अहमियत रखने लग गया था। हालांकि उसकी दुकान भी हमारे घर से काफी दूर थी और चाचू और चाची की उससे कोई खास मिलना भी नहीं थी, मगर अचानक से चाची का बाजरे का आटा मंगवाना शुरू कर देना और सख्ती से कहना कि इस दुकान से हिलाना मुझे ठिठकने पर मजबूर कर चुका था। फिलहाल मैंने अपना सिर झटका था और चुपचाप रसोई में जाकर खाना तैयार करना शुरू कर चुकी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अंधेरा ढलते ही चाचू और चाची की भूख चमक उठी थी और उन्होंने फौरन ही मुझे खाना लगा देने का हुक्म दे दिया था। मैंने भी आखिरी रोटी डालकर जल्दी से दस्तरख्वान सजा लिया था और इन दोनों को खाने की दावत देकर वहीं उनका इंतजार करने लगी थी। हम लोगों के बीच लाख लड़ाई ही सही, मगर हम खाना एक दस्तरख्वान पर ही खाया करते थे। मैं चाची के बराबर में बैठी हुई थी और चाचू दूर जगह पर बैठे चाची से हल्की फुल्की बात कर रहे थे। न जाने वो कौन सा सफर की बात कर रहे थे, जिसमें ज्यादातर एक बात ही शामिल थी कि बहुत दूर है, अब दोबारा पता नहीं कब जाना होगा, बस ऊपर वाला अब खैर ही करे। ये बोलकर वो चुप हो गए थे, जबकि चाची फौरन बोली थी, ऊपर वाला तो खैर ही करेगा, बस आप अपनी इस भतीजी को समझा दें, अगर उसने इस दुकानदार के साथ दोबारा कोई भी बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इसको किसी कीमत पर भी माफ नहीं करूंगी। मेरे घर में रहने वाले बहुत हैं। उनका अंदाज देखकर मैं झटपट जा गई थी और मिन्नतें करते हुए बोली, थी चाची, मैं वादा करती हूं, मैं अब किसी से बदतमीजी नहीं करूंगी। मैं समझी कि वो बेवजह हमारे परिवार में दखल करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे जाति मामलों ने हमारे घर में कितने लोग रहते हैं। उसने जब ये पूछा तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गई थी, लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है या फिर उन्होंने कोई शिकायत की है तो आगे से मैं ख्याल रखूंगी। जबकि चाची मुझे देखते हुए सख्त लहजे में बोली थी, आज के बाद अगर वो दुकानदार तुमसे कोई सवाल जवाब करता है या फिर तुमसे ज्यादा पैसे भी मांगता है तो तुम वही करना जैसा वो बोले। खबरदार, जो तुमने उसकी बात को टालने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अब चुप हो गई थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि चाची के नजदीक वो दुकानदार बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। हमारे बीच अब कोई बातचीत नहीं हुई थी, बल्कि चुपचाप ही खाना खाया गया था। खाना खा लेने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में आ गई थी। वो रात मेरे लिए काफी बेचैनी भरी थी। हर पल मेरे दिमाग में चाचू और चाची के अल्फाज ही घूमे जा रहे थे। उनका बार बार एक ही बात करना न जाने क्यों मुझे ठिठकने पर मजबूर कर रहा था। मैं इतना तो समझ गई थी कि ये राज इस दुकानदार से ही जुड़ता है। यकीनन इसको ही इस कहानी की असल वजह पता है। मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि मैं अब असल हकीकत की तह तक जरूर पहुंचूंगी। आखिर पता तो चले कि बात दरअसल क्या है। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। सुबह का सूरज पूरा रोशन हुआ था। ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया पर सोने की चादर बिछा दी गई हो। मैं फौरन ही जाग गई थी और जल्दी से नाश्ता तैयार करने लगी थी, क्योंकि चाचू सुबह सवेरे ही घर से निकल जाया करते थे, जबकि चाची देर से उठने की आदत थी। मैंने जल्दी से चाचू के लिए नाश्ता तैयार किया था
और दस्तरख्वान सजा दिया था। उनके साथ ही बैठकर मैं चुपचाप नाश्ता करने लगी थी। हम दोनों के बीच सन्नाटा छाया हुआ था, जब अचानक चाचू मेरी तरफ देखते हुए बोले थे, देखो कोमल, मैं जानता हूं कल से हम दोनों मियाँ बीवी तुम्हारे साथ थोड़ी बदसलूकी से पेश आ रहे हैं, मगर गलती तुम्हारी है। तुम इस घर की बेटी हो। अगर कोई गैर मर्द तुम्हारे खिलाफ कोई बात करेगा तो न मुझे अच्छा लगेगा और न ही तुम्हारी चाची को, और बेवजह की सोच पालने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हम लोग एक जरूरी काम से जरा दूर गए थे। रास्ते में वो दुकानदार तुम्हारी चाची से भी टकरा गया था। उसने तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दी। दरअसल वो हमारा पुराना जानने वाला है और आटा भी अच्छा देता है, इसीलिए तुम्हारी चाची को थोड़ा गुस्सा आ गया था। बस अब तुम थोड़ा ख्याल कर लेना। चाचू काफी सलीके से बोले थे, जबकि मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। न जाने क्यों मुझे अपने तमाम ख्यालात अब गलत लग रहे थे। असल बात मुझे पता चल गई थी कि चाचू और चाची इस दुकानदार को पसंद करते थे, इसीलिए ही मुझ पर थोड़ा गुस्सा कर रहे थे। वो मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोले थे, तुम हमारा खून हो, मेरे लिए तुम बहुत अहमियत रखती हो। बस आगे ऐसी हरकतों से परहेज करना। या बोलकर वो घर से चले गए थे, जबकि मैं काफी शर्मिंदा हो गई थी। मैंने अब सोच लिया था कि मैं किसी से भी बदतमीजी से पेश नहीं आऊंगी, और वैसे भी ये कोई अच्छी आदत नहीं होती। ये इंसान को चाहिए कि अपना लहजा हर एक से अच्छा रखे, किसी से भी बदसलूकी करने की जरूरत नहीं है। मैंने फौरन ही नाश्ते के बर्तन धोए थे और आंगन साफ करके वहीं बैठ गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था और 12 बजे के करीब चाची बेतार हो गई थी। उन्होंने उठते ही मेरी तरफ पैसे बढ़ाए थे और मुझे बाजरे का आटा लेने के लिए भेज दिया था, जबकि आज मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो नाश्ता करने के बाद ही मुझे भेजा करती थी। मैं उनसे कुछ कहती, इससे पहले ही वो मुझे आंखें दिखाते हुए बोली थी, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूं, और बेवजह के सवालात करके मुझे परेशान न किया करो। उनका लहजा इतना सख्त था कि मैं हैरान रह गई थी। बेशक मेरी चाची गुस्से वाली थी, वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, लेकिन उनका अंदाज बहुत बदल गया था। मैं चुपचाप उस दुकान की तरफ जाने लगी थी। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात पैदा हो रहे थे। सुबह तक जो मैं अपना ध्यान भटका चुकी थी, अब चाची का रवैया देखकर मेरे दिल में अजीब ख्यालात पैदा होना शुरू हो गए थे। अभी मैं थोड़ी ही आगे चली थी जब एक दुकानदार ने मुझे आवाज दी थी, अरे गड़िया। मैंने पलट कर देखा तो वो मुझे देखते हुए बोले थे, क्या रोज रोज तुम बाजरे का आटा लेने के लिए इतनी दूर जाती हो? हमारी दुकान क्या तुम्हें नजर नहीं आती? उनका अंदाज मुझे शर्मिंदा कर चुका था। मैं चुपचाप सिर झुकाकर उस दुकान की तरफ चल पड़ी थी। यह बात तो मुझे भी मालूम थी कि मैं बेवजह इतना दूर जाती हूं, लेकिन चाची का सख्ती से हुक्म था कि इस दुकान के अलावा तुम कहीं से भी बाजरे का आटा नहीं खरीदोगी। और यही चीज मुझे हमेशा ठिठकने पर मजबूर करती थी, और जो कल से चाची और चाचों का रवैया था वो मुझे बहुत कुछ समझा चुका था। बेशक सुबह के वक्त मेरा इरादा बदल गया था, लेकिन अब चाची की बातें सुनकर मैं एक बार फिर उसी बारे में सोचने लगी थी। मैं वहां पहुंची तो वो दुकानदार मुझे बड़ा मुस्कुराकर देख रहा था। दिल किया कि मैं उसकी यह मुस्कान नोच लूं, मगर मैं चुप ही रही थी। वो मेरी तरफ आटा बढ़ाते हुए बोला था, आगे मुझसे बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोच लेना, और खबरदार जो तुमने यहां पैसे रखे, पैसे मेरे हाथ में दोगी। उसका हुक्म, यह अंदाज देखकर मेरा दिल किया कि मैं उसका मुंह नोच लूं, मगर मैं चुप रही थी। मैंने हाथ में उसके पैसे थमाए थे और बाजरे का आटा लेकर जाने लगी थी, जब अचानक उसने मुझे पीछे से पुकारा था और मुझे देखते हुए बोला था, माफी नहीं मांगी? तुम्हारी चाची तो कह रही थी कि तुम मुझसे माफी मांग लोगी। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि जमीन फटे और उसमें मैं धंस जाऊं, मगर मैंने अपने आप को काबू किया था और एक गहरी सांस लेकर इस आदमी की तरफ मुड़ी थी और उसे देखते हुए बोली थी, मेरा इरादा आपकी बेइज्जती करना नहीं था, बस कल मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया था। मैं आपसे माफी चाहती हूं। मैं बहुत ही नरम लहजे में बोली थी, जबकि वो सिर हिलाते हुए बोला था, अरे कोई बात नहीं, छोटी हो, गलती हो जाती है, मगर अब ख्याल रखना, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, बस चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही थी, जबकि वो मुझे देखते हुए फौरन बोला था, चलो जा सकती हो तुम, और अब कल से वक्त पर आना। मैंने सिर को हल्का सा झटका और घर की तरफ रवाना हो गई थी। मुझे उस दुकान से बाजरे का आटा लेते हुए तकरीबन 2 महीने का अरसा बीत चुका था, और अब अचानक से इस आदमी का रवैया बदल जाना, चाचों और चाची का रवैया बदल जाना, मुझे बहुत कुछ समझने का इशारा दे रहा था। फिलहाल मैंने तमाम ख्यालात झटक दिए थे और अपने घर की तरफ रवाना हो गई थी।
घर पहुंचते ही मामूली तौर पर चाची दरवाजे पर ही टहल लगा रही थी। उन्होंने फौरन मुझसे झपाटने वाले अंदाज में आटे का थैला लिया था और चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। मैंने भी अपना सिर झटका दिया था और अपने कमरे में आकर पंखे के सामने खड़ी हो गई थी। गर्मियां उरूज पर थीं, जिसके कारण बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं चाची को बोल दूं कि आप खुद चली जाएं। वैसे तो आप पूरे मोहल्ले में घूमती हैं, मगर मैं उनके ही रहम और करम पर रह रही थी। अगर मैं उनके हुक्म को टाल देती तो बेवजह मेरा जीना हराम हो जाता। इसीलिए मेरे चुप रहने में आराम समझी थी। न जाने क्यों कल से मुझे मेरे माँ बाप शिद्दत से याद आ रहे थे। दिल चाहता था कि कहीं से वो मेरे सामने आ जाएं और मैं उनके सीने से लगकर खूब रोऊं, उन्हें बताऊं कि आपकी बेटी ठीक नहीं है। दूसरों के रहम और करम पर रहते हुए मुझे अब शर्म आती है। वाकई अगर इंसान के सगे माँ बाप मर जाएं तो औलाद बिल्कुल किसी बेकार चीज की जैसे हो जाती है। मेरा हाल भी किसी बेकार चीज की ही तरह था, जिसका जिस तरह दिल चाहता था मुझे जलील कर लिया करता था। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो कभी भी मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं होता, बल्कि सब मुझसे बहुत तमीज से पेश आते। मेरी भी हर लड़की की तरह इज्जत होती, मगर ऐसा शायद मेरे नसीब में था ही नहीं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक चाची दरवाजे पर आईं और मुझे देखते हुए बोली थी, तो तुम्हारे चाचा दोपहर में ही आएंगे, फौरन खाना तैयार कर लो, ज्यादा बिस्तर तोड़ने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर चाची मुझसे उखड़ी उखड़ी ही रहती थी, मगर कल हुए किस्से के बाद से तो उनका मिजाज ही बदल गया था। मैं चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई थी और जल्दी जल्दी हाथ चलाकर खाना तैयार करने लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मैं रोजाना उसी दुकान पर जाकर 5 किलो आटा बाजरे का ले आती थी और चाची के हवाले करके अपने कमरे में थोड़ी देर सांस लेकर फिर कामों में लग जाती थी। कल रात से ही मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ अजीब होने वाला है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब होगा। लेकिन क्या इस बात से मैं अनजान थी? रात का खाना भी हम सब ने एक साथ ही किया था और चाचा चाची अपने कमरे में चले गए थे। मैंने पूरा घर साफ किया था और फिर अपने कमरे में आकर आराम करने की खातिर लेट गई थी। अभी मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक मुझे अपने कमरे की खिड़की पर ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई साया है। मैं हैरान हो गई थी। रात के 10 बज रहे थे। उस वक्त मेरी खिड़की पर किसका साया हो सकता था? मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई थी। एक पल के लिए मुझे डर भी लगा था, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया, मगर मैं अपना सिर झटक दी। हम जिस इलाके में रहते थे वो जगह बहुत अच्छी थी। यहां पर कोई भी गलत इंसान दाखिल नहीं हो सकता था। यहां की सुरक्षा बहुत अच्छी थी। मैं खिड़की के पास आई तो वहां पर मुझे ऐसा कोई भी शख्स नजर नहीं आया था जिसे देखकर शक करती। मैं चुपचाप आकर अपनी जगह पर वापस लेट गई थी, मगर मैंने साफ तौर पर एक साया देखा था जो किसी इंसान का ही था। मगर मैंने अपना वहम समझकर इस बात को भूल गई थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। अगली सुबह मामूली तौर पर हुई थी। चाचा और मैंने एक साथ ही नाश्ता किया था। चाचा का मिजाज मेरे साथ अगले दिन से ही ठीक हो गया था। उन्होंने मुझसे फिर से बिल्कुल भी बदसलूकी नहीं की थी, बल्कि वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से ही बर्ताव कर रहे थे। नाश्ता वगैरह करके वो अपने काम के लिए निकल गए थे। 12 बजे के करीब चाची जागी थीं और हमेशा की तरह उन्होंने मुझे पैसे थमाकर दुकान की तरफ रवाना कर दिया था ताकि मैं 5 किलो बाजरे का आटा खरीद कर ला सकूं। एक लंबी दूरी तय करके मैं इस आदमी की दुकान पर पहुंच गई थी और खामोशी से उसकी तरफ पैसे बढ़ा दिए थे। मैं अब उससे कोई फालतू बात करती ही नहीं थी। अगर वो भी मुझसे कुछ बातचीत करता था तो मैं खामोशी से सिर झुकाकर उसकी हर बात का जवाब दे दिया करती थी। बाजरे का थैला पकड़कर मैं घर की तरफ निकल गई थी, लेकिन अचानक ही रास्ते में मुझे एक जोर की टक्कर लगी थी। मैं जमीन में गिरती इससे पहले ही मैंने अपने आप को काबू कर लिया था। मैंने हैरान होकर उस पत्थर को देखा था जो बिल्कुल बीच सड़क पर पड़ा हुआ था। मैंने सिरना में हिलाकर बाजरे का आटा एक तरफ रखकर फौरन ही उस पत्थर को उठाकर एक तरफ को फेंक चुकी थी। अगर अभी मैं इससे टकरा सकती थी तो मेरे अलावा भी कोई और शख्स इससे टकराकर गिर सकता था। मैं हमेशा से ही नर्म दिल रही थी। जब से मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए थे, मेरे अंदर से चालाकी कहीं खो गई थी। मैं खामोशी से थैला उठाकर घर की तरफ ही आने लगी थी जब अचानक थैला नीचे से फट गया था और मैं बुरी तरह से परेशान हो गई थी। मगर अचानक मुझे थैले में अभी भी वजन महसूस हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कुछ अंदर मौजूद है। मैंने फौरन थैला खोलकर देखा था और जो चीज अंदर मौजूद थी
उसे देखकर मेरी रूह कांपना शुरू हो गई थी। मैंने बेखौफ चीखकर उस थैले को अपने आप से दूर फेंक दिया था, क्योंकि उस थैले के अंदर मैं महज 8 साल की थी जब मेरे माता पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। इसके बाद मैंने कभी उनकी शक्ल नहीं देखी थी। मैं उस दिन स्कूल जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती मुझे स्कूल के लिए भेजा था। पीछे से वो दोनों नौकरी करने के लिए जाते थे। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मम्मी के हाथ को पकड़कर मैंने खूब शिकवे किए थे कि आप मुझे बिल्कुल समय नहीं देती हैं, बस आपको अपने काम से ही मतलब है। मैं आज का दिन आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। जबकि मम्मी मेरे गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से बोली थी, गुड़िया, आज स्कूल चली जाओ। महीने के आखिर में तुम पापा और मैं घूमने के लिए पार्क जाएंगे। वो मुझे दिलासा दे रही थीं और मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थीं। उन्होंने मामूली तौर पर मुझे तैयार किया था और स्कूल वैन में मुझे बैठाकर रवाना कर दिया था। अभी मुझे स्कूल पहुंचे कुछ ही देर हुई थी जब अचानक मेरे चाचू मुझे लेने के लिए स्कूल आ गए थे। मैं हैरान थी कि अचानक से उनको हुआ क्या है, मगर उनसे मिलते ही मुझे मालूम हो गया था कि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका देहांत हो चुका है और वो मुझे हमेशा के लिए इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया में तन्हा छोड़कर जा चुके हैं। मैं जब घर पहुंची तो आंगन में ही मेरे माता पिता की लाश रखी हुई थी। मैं बिल्कुल अपनी जगह पर सख्त हो गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे माता पिता मुझे हमेशा के लिए इस दुनिया में छोड़कर जा चुके हैं। मैंने उनकी अर्थी को पकड़कर खूब रोई थी। उनसे खूब शिकवे किए थे कि आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे पार्क घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। पापा को भी मैंने खूब झिंझोड़ा था, लेकिन शायद यह ऊपर वाले की मर्जी थी और मैं कुछ नहीं कर पाई थी। तमाम मामले तय हो चुके थे। अब मेरी जिम्मेदारी की बारी आई तो तमाम रिश्तेदारों ने साफ शब्दों में मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इन सबका कहना था कि हमारा भी परिवार है। अगर मुझे कोई गोद ले लेता तो उसके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती थीं। मगर इसी पर मेरी चाची आगे बढ़ी थीं और मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोली थीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे साथ रहोगी। मेरी चाची की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी, जबकि मैं बहुत रोई थी। मेरे लिए यह वक्त बहुत मुश्किल था। चाची मुझे अपने साथ अपने घर ले आई थी। मैंने 10 कक्षा तक शिक्षा हासिल की थी। इस दौरान चाची ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया था, बल्कि वो मुझे हमेशा यही कहती थीं कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, घर के काम हो जाएंगे। मगर अब जैसे ही मेरी 10 कक्षा पूरी हो गई थी, उन्होंने मुझे घर गृहस्थी में लगा दिया था। सारा घर मैं ही संभालती थी, जबकि चाची इधर उधर घूमती रहती थीं और 2 महीने पहले से वो एक अजीब काम करने लगी थीं। पहले दिन जब उन्होंने मुझे बाजरा लेने के लिए भेजा था, तो उन्होंने यही बोला था कि तुम्हारे चाचा को बाजरे की रोटियां बहुत पसंद हैं, और मैं भी खुशी खुशी बाजरे का आटा लेने के लिए दुकान पर चली गई थी। चाची ने मुझे दुकान भी बताई थी और वहीं से लाने के लिए बोली थी। अब यह रोज होने लगा था, मगर चाची ने एक बार भी बाजरे की रोटियां नहीं बनाई थीं। मैंने कई बार चाची से पूछा भी था, मगर वो हमेशा यह बोलकर टाल देती थीं कि अभी वक्त नहीं है, फिर कभी बना लूंगी। मगर वो 5 किलो का आटा जाता कहाँ था? मैं चाहती थी कि मैं चाची से यह सवाल पूछूं, लेकिन मैं इतनी अहमियत नहीं रखती थी कि वो मुझे किसी भी सवाल का जवाब देती। धीरे धीरे उनका मिजाज काफी ठंडा हो गया था और वो मुझे ज्यादा मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती थीं, लेकिन रोजाना पाबंदी से वो 5 किलो आटा मंगाना कभी नहीं भूलती थीं। आज वापसी पर जो अचानक मैंने पत्थर से टक्कर खाई थी, तो मैंने थैले को नीचे रख दिया था, जिसके कारण थैला फट गया था। मगर जो चीज उसके अंदर मौजूद थी, वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी चाची इतना घिनौना काम कर सकती है। मैं उन्हें इतनी अच्छी महिला समझती थी, मगर आज उनकी असल हकीकत जानकर मेरा दिल उनसे बिल्कुल खराब हो गया था। एक पल के लिए मुझे डर भी लगा हुआ था कि चाची को मैं घर जाकर क्या बोलूंगी, मगर अचानक मेरी आंखों में आग के सोले आ गए थे और मैंने सोच लिया था कि मैं तमाम हकीकत उनके सामने खोलकर रख दूंगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी, बल्कि 20 साल की एक जवान लड़की थी। मुझे हर तरह की बात मालूम थी, दुनिया किस तरह की है, हर एक चीज के बारे में जानकारी था। मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो रोजाना की तरह चाची दरवाजे पर ही ठहरी हुई थी, मगर आज मुझे खाली हाथ देखकर वो चौंक गई थीं और मुझे देखते हुए सवालिया लहजे में बोली थीं, कोमल आटा कहाँ है? उनका अंदाज निहायत सर्द था, जबकि मैं भी उन्हें देखते हुए गुस्से से ही बोली थी, चाची, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी। मैंने हमेशा आपको एक अच्छी महिला समझा था,
लेकिन आज आपकी असल हकीकत मेरे सामने आ गई है कि आप कितनी बड़ी जालिम हैं। आपने ये काम क्यों शुरू किया, हालांकि आप जानती हैं कि ये सब कुछ गलत होता है। मेरी बात सुनकर चाची के चेहरे पर कई रंग आए थे और वो मुझे देखते हुए गड़बड़ाकर बोली थीं, ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम क्या कहना चाहती हो? वह अचानक बात खोलना चाहती थीं, मगर उन्होंने फौरन बात को कवर कर लिया था। मैं उन्हें देखते हुए तमाम सच्चाई से आगाह कर चुकी थी। दरअसल इस थैले के अंदर एक काला सांप मौजूद था और इसके चारों ओर काफी सारे तावीज मौजूद थे। मेरी चाची काला जादू करती थी, मगर वो काला जादू क्यों कर रही थी, ये मेरी समझ से बाहर था। मैंने जब उन्हें हकीकत बताई तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे और वो बुरी तरह से गड़बड़ा गईं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था और उन्हें देखते हुए नर्म लहजे में बोली थी, चाची, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आपने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब पूरी दुनिया मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी। आप बेफिक्र होकर मुझे बताइए कि ये सब क्या माजरा है। क्या आपको नहीं मालूम काला जादू महज नुकसान देने के अलावा और कुछ नहीं करता? मेरी बात सुनकर चाची रोते रोते जमीन पर बैठ गई थीं। मैं हैरान थी कि उन्हें क्या हो रहा था, और फिर जो बात उन्होंने मुझे बताई थी वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उनका कहना था कि वो औलाद चाहती हैं। कई साल उनकी शादी को गुजर गए हैं, मगर उनके घर औलाद पैदा नहीं हुई है। मैं भी एक वक्त बाद ब्याह करके अपने घर को चली जाऊंगी, पीछे से उनका क्या होगा? तुम्हारे चाचा का काम भी बहुत कम है, मुझे औलाद के साथ साथ दौलत की भी चाह है। इसी दौरान मेरा सामना उस दुकानदार से हुआ था। उसने मुझसे परिवार के बारे में पूछा था कि मेरे घर में कितने लोग रहते हैं, और जब मैंने उसे खुलकर तमाम बातें बताईं तो उसने मुझे फौरन काले जादू का मशवरा दिया था। उसका कहना था कि काला जादू 5 किलो बाजरे के आटे से किया जाएगा। वो रोजाना मुझे तावीज भेजेगा, और आजकल वो मुझे कोई ना कोई जानवर भी भेजा करता था जिसकी मुझे सेवा करनी होती थी। ये करने से ऊपर वाला खुश होगा और मुझे औलाद और धन दौलत से घर भर देगा। मैं अपनी चाची की बातें सुनकर फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। वो ज्यादा कुछ कहती इससे पहले ही मैंने बोला था, आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं आपको छोड़कर कहीं जाऊंगी? अगर मैं कहीं जाती भी हूं तो मैं आपकी ही बेटी रहूंगी, आपसे मिलने के लिए आऊंगी। आपने काले जादू का सहारा लिया, आपको 2 महीने हो गए। ये काम करते हुए क्या आपको औलाद हासिल हो गई या फिर आपको धन दौलत मिल गई? मेरे सवाल पर उन्होंने शर्मिंदी से सिर को 9 में हिलाया था, जबकि मैंने अफसोस से उन्हें देखा था। हमारे समाज का यही बात है, जब कोई काम नहीं हो रहा होता तो हम लोग काले जादू पर उतर आते हैं। मैं उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नर्म लहजे में बोली थी, ये सब ऊपर वाले के काम है। वही जानता है कि उसे किसे औलाद देनी है और किसे धन दौलत से घर भरना है। आप एक समझदार औरत हैं। अगर आप ऐसी बेवकूफाना हरकतें करेंगी तो आपसे नीचे लोगों का क्या होगा? अगर आप ऊपर वाले को एक मानकर उससे प्रार्थना करती तो कभी न कभी आपको औलाद भी मिल जाती और चाचा का काम भी अच्छा हो जाता। मगर चाची, अभी भी देर नहीं हुई है। तौबा कर लें और इस काम से बाज आ जाएं। न जाने क्यों मुझे वो आदमी फ्रॉड लगता है। अपना आटा बेचने के चक्कर में वो आपका नुकसान कर रहा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने सिर झुका लिया था और वो शर्मिंदी से लहजे में बोली थीं, कई दिनों से मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे कुछ हासिल तो नहीं हुआ, महज मेरे पैसे ही गए हैं। जबकि मैं उन्हें और समझाते हुए बोली थी, ये सब कुछ ठीक नहीं है, आप ये छोड़ दें। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई थीं और मेरे सामने ही उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की थी कि वो अब फिर कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगी, बल्कि अपने हर फेल से बच जाएंगी। मैं सबसे यही कहना चाहती हूं कि काला जादू इंसान को महज नुकसान देता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।